जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। मैं विजय अवस्थी फिर से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल राउज करियर इंस्टीट्यूट। बेटा आज हम लोग एक न्यू सीरीज किसके लिए लेके आए हैं, वो है हमारा, जैसे कि आप लोगों को पीछे नजर आ रहा होगा, किस चीज के लिए, एसएससी जीडी के बच्चों के लिए। क्योंकि आपके फेब में यानी आने वाला जो कल ही आपका 1 फरवरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके कुछ ही दिन बाद, आई थिंक 4 या 5 डेज ही आपके रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होने वाला है, एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो एसएससी के बच्चों के लिए हम लोग, जीडी के बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूं, जो कि आपका किस चीज के रहने वाला है, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो भाई आप यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, पैटर्न को समझेंगे कि भाई एसएससी ने 2020 में किस टाइप के क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे थे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 21, 22, 23 एंड 24 लगातार चेंजेस देखेंगे कि हम लोग किस टाइप से एसएससी वेरिएशन लेके आती है अपने सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एसएससी का प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा अवेल करने के लिए अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। और हमारे अगर बहुत सारे बच्चों को हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना है तो आप लोग नीचे गिवन बार में जरूर कॉल कीजिएगा ऑफिस नंबर्स में, और आप ऑफलाइन बैचेस को भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के एसएससी 2020 का इंग्लिश का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एसएससी ने क्या पूछा था, तो देखो भाई क्या चीजें वेरी करी या नहीं करी, चीजें सेम थी या क्या था, उन चीजों को हम लोग तब बता पाएंगे जब हम लोग एक एक करके। क्योंकि देखो आप पूरे साल भर सिर्फ नोट्स पढ़ते रहो, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो उसका कोई फायदा नहीं रह जाता है, ठीक है। मॉक टेस्ट ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया, स्पेलिंग एरर से आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। आपसे स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो क्या है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से किस स्पेलिंग की, किस वर्ड की स्पेलिंग एरर यहां पर आपसे पूछी गई है, यानी किस वर्ड में एरर है स्पेलिंग की। तो भाई फर्स्ट वर्ड आपका प्रोनाउंसिएशन, दूसरा प्रोलॉन्ग। अच्छा, प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्ग मीन्स होता है एक्सटेंड करना। क्या होता है प्रोलॉन्ग मीन्स, एक्सटेंड करना भाई, ठीक है। प्रोलॉन्ग मीन्स होता है एक्सटेंड करना, ठीक, किसी चीज को बढ़ाना, ठीक। दूसरा प्रोनाउंसिएशन। अब देखो यहां पर, इसमें मैं बाद में आता हूं, पहले देखते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल अपने आप में स्पेलिंग करेक्ट था, इसमें कोई भी एरर नहीं थी। और प्रोक्रेस्टिनेशन ये एक ऐसा वर्ड है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना, ठीक है। जैसे आपने आज डिसाइड किया कि भाई मैं ये कल करूंगा, फिर कल आए आपने सोचा कि मैं परसों करूंगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते चीजें आगे बढ़ती गई, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है टाल मटोल करना, ठीक। बहुत अच्छा वर्ड है भाई टाल मटोल। और क्या यहाँ पर प्रोएक्टिविटी। तो अगर मैं बात बताऊं कि भाई 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आपकी स्पेलिंग एरर थी, वो था ऑप्शन नंबर 1, दैट इज प्रोनाउंसिएशन यहां पर लिखा गया था, जबकि इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होती, प्रोनाउंसिएशन होती। भाई क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक। तो यहां पर इसका एरर आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यानी यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, ईडियम पूछा गया है, और इस ईडियम का आपसे मतलब पूछा गया कि भाई क्या आंसर होने वाला है। तो बोलेंगे क्या आंसर होने, गिफ्ट ऑफ द गैब। बहुत ही जबरदस्त ईडियम आपसे पूछा गया है, गिफ्ट ऑफ द गैब। अब देखो भाई गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है, बोलने का टैलेंट, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग यानी बोलने का हुनर। बहुत सारे लोगों को देखो बचपन से ही क्या होता है, बोलने का हुनर होता है, तो आपके उसके लिए जो ईडियम आता है वो क्या होता है, आपका गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। चलो भाई गिफ्ट ऑफ द गैप के लिए 4 ऑप्शन में से ढूंढेंगे, क्या ऑप्शन होने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन एबिलिटी टू ड्रॉ स्केचेज, ठीक है, एबिलिटी टू प्लीज अदर्स, दूसरों को खुश करने की एबिलिटी, या एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली, या एबिलिटी टू स्पीक इन अ सरकास्टिक टोन। तो भाई यहां पर आपका आंसर क्या होने वाला था, ऑप्शन नंबर
3 दैट इज एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, ठीक है, बोलने का हुनर ही आप इसको बोलेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आपसे पूछा गया है यू डोंट पे, अच्छा, इफ यू डोंट पे योर डैश यू विल बी इम्प्रिजन्ड। इम्प्रिजन मतलब होता है सजा दी जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा। वो कह रहा अगर तुम अपना पे नहीं करते हो, क्या पे नहीं करते हो, तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, यानी सजा दी जाएगी। तो देखो इफ यू डोंट पे योर डेबिट या डेप्ट या डैमेज या डीड, तो आपका आंसर क्या था यहाँ पर, डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या होता है भाई, उधार, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर इफ यू डोंट पे योर डेप्ट यू विल बी पनिश, अगर आप अपना उधार नहीं चुकाते हो तो तुमको पनिश किया जाएगा। तो आपका आंसर था ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। यहां पर भी फिर से आपसे स्पेलिंग एरर पूछा गया बेटा। क्या पूछा गया, स्पेलिंग एरर, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर में देखते हैं क्या आपसे पूछा गया था। देखो प्रोग्रेस, वीसीएस, एक्यूज या एक्लेम, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, प्रोग्रेस की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, या वीसीएस। अच्छा प्रोग्रेस आपको पता है, वीसीएस, वीसीएस मतलब होता है क्रूल पर्सन, ठीक है, जो होता है धूर्त चालाक आप बोल सकते हो। इसके लिए बहुत बेहतरीन वर्ड आता है वैगिश, ठीक है, ये वैगिश हो गया। और यहाँ पर एक्यूज और आगे आपका आता है एक्लेम, तो एक्लेम की स्पेलिंग गलत थी यहाँ पर, ठीक है। आपका एक्लेम की स्पेलिंग होनी थी ACCLAIM, एक्लेम। एक्लेम मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो प्रशंसा करना, तारीफ करने के लिए वर्ड क्या आता है आपका, प्रेज, ठीक है। आप बोल सकते हैं अपलॉड, और आप क्या बोल सकते हैं इसके सिनोनिम। बेटा अपनी नोटबुक निकाल के इन वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक्लेम मीन्स होता है प्रेज करना, ठीक है, अपलॉड करना, ठीक है। आप बोल सकते हो एक्कोलेड, ठीक है, एक्कोलेड हो गया। और एक जबरदस्त वर्ड आपके सामने मैं लिख रहा हूं दैट इज कमेंड। कमेंड करना मतलब भी क्या होता है, तारीफ करना, लेकिन तारीफ करना का उल्टा क्या होगा, निंदा करना। निंदा करने के लिए आपका जो आंसर बनेगा दैट इज कंडेम। भाई इन दोनों में फर्क होता है, कमेंड और कंडेम में फर्क है। कमेंड मतलब होता है तारीफ करना, जबकि कंडेम मीन्स होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी की निंदा करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहने वाला है, ठीक है, देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट एज अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। अंडरलाइन सेगमेंट तो है ही नहीं यार यहाँ पे। स्काई डाइविंग वॉज अ रेयर अपॉर्चुनिटी दैट आई हैड गॉट, सो इवन दो आई वॉज एग्जॉस्टेड आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर यह कह रहा है कि भाई इस सेंटेंस में आई थिंक यहां पर आपका क्या था, अंडरलाइन होना था और टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये चीजें आपकी होना था, ठीक है। अब देखो स्काई डाइविंग वॉज अ रेयर अपॉर्चुनिटी, ठीक, दैट आई हैड गॉट, सो इवन दो आई वॉज एग्जॉस्टेड आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। मैं बात बता दूं तो यहां पर किसी भी वर्ड में या किसी भी क्लॉज में कोई भी एरर नहीं थी और सेंटेंस आपका क्या था, 100% करेक्ट था, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था भाई। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या होना था, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड आपका आंसर होने वाला था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा गया भाई यहाँ पर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया यार। क्या पूछा गया आपसे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया। किस चीज के लिए वन वर्ड पूछा गया है, द एक्शन ऑफ किलिंग वन सेल्फ इंटेंशनली, अपने आप को मार देना। ये तो बहुत आसान भाई हलवा क्वेश्चन है जिसे आप बोलते हैं द एक्शन ऑफ किलिंग वन सेल्फ, अपने आप की हत्या कर देना। तो अपने आप की हत्या कर देने को क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो अपने आप की हत्या कर देने के लिए क्या आंसर होता है आपका, सुसाइड। अब 3 वर्ड आते हैं भाई, हो सकता है एग्जाम में आपका ये तीनों इस बार पूछे जाएं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है पेरिसाइड। पेरिसाइड मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या। क्या होता है, पेरेंट्स की हत्या, ठीक है, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, पेरेंट्स की हत्या को बोलते हैं पेरिसाइड। दूसरा आपका पूछा जाता है होमिसाइड। होमिसाइड भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ द किलिंग ऑफ वन पर्सन
ठीक है, बाय अनदर, यानी एक व्यक्ति, यानी नॉर्मल आप बोल सकते हैं होमिसाइड किसका सिनोनिम होता है, होमिसाइड आपका मर्डर का सिनोनिम है। किसका सिनोनिम होगा, मर्डर, ठीक है। होमिसाइड द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, एक व्यक्ति की हत्या दूसरे के द्वारा, तो दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। सुसाइड आपको मैंने बता दिया। अगला आता है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है जनसंहार। देखो भाई, जैन से बना जन, तो जनसंहार यानी पूरे के पूरे एक सोसाइटी की हत्या, समाज की हत्या, जनसंहार को आप क्या बोलते हैं, ठीक है पूरा। अब देखो इसके लिए मैं सिनोनिम लिखा देता हूं, जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। जेनोसाइड, तो जेनोसाइड के लिए जनसंहार, यानी आप वर्ड बोल सकते हैं मैसेकर, मैसेकर, ठीक है। आप बोल सकते हैं मास मर्डर, मैसेकर, मास मर्डर, ठीक है। ब्लड बाथ, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड किस चीज के रिलेटेड हैं, जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब एक भीड़ की हत्या, तो भीड़ की हत्या के लिए वर्ड आपका आता है मैसेकर, मास मर्डर, ब्लड बाथ, और पोग्रम, एक वर्ड और आता है यार इसके लिए, दैट इज पोग्रम, ठीक हो गया। तो इन सब का मतलब होता है एक भीड़ की हत्या, बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, ठीक है। अब यहां पर ये अंडरलाइन पार्ट था, यहां पर आपसे पूछा गया था ये रहा, यहां पर कोई इंप्रूवमेंट है, अगर इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है आपको तो वो आपका आंसर होगा, अगर कोई भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आता है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, दैट इज नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो सेंटेंस आपका सी इज सिंस ही इज स्ट्रॉन्ग कॉमा ही इज क्वाइट टिमिड, वो कह रहा है कि भाई वो काफी क्या है, अब देखो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वह क्या भी है, टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, टिमिड मतलब होता है भाई साहब डरपोक। डरपोक को आप क्या बोल सकते हैं, कावर्डली, ठीक है, कावर्डली। आप बोल सकते हैं सबमिसिव, ये सब टिमिड के सिनोनिम है। तो कावर्डली हो गया, सबमिसिव हो गया, ये टिमिड के सिनोनिम है, ठीक है। तो अब बात आती है, देखो क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग है और वह डरपोक भी है, वो कोई सेंस नहीं दे रहा है, तो आपका आंसर क्या होना था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होना था। ऑल्दो मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। वो कह रहा है कि स्ट्रांग होने के बावजूद, ठीक है, वो क्या है, काफी डरपोक भी है, यानी हो सकता है वो फिजिकली तो स्ट्रांग होगा लेकिन उसके बाद भी वो क्या है, डरपोक कह रहा है। तो आपका आंसर क्या होने वाला था, ऑप्शन नंबर ए होना था इसमें, ऑल्दो ही इज स्ट्रांग ही इज क्वाइट टिमिड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछा गया है एंटोनिम, भाई बहुत ही आसान पूछ दिया है यार ये तो, आपसे पूछा गया है एंटोनिम, और एंटोनिम किसका पूछा गया है, एग्रेसिव। तो एग्रेसिव का एंटोनिम क्या होने वाला है, क्या शार्प होगा, काम होगा, एक्साइटेड होगा या सिंपल होगा। तो आपको पता है एग्रेसिव बंदे का एंटोनिम क्या होगा, जैसे विराट कोहली के लिए बोला जाता है ना कि भाई ये तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और आप जिस चीज की तैयारी करें एसएससी जीडी में, आप एक सेना में जाना चाहते हैं तो आप क्या होंगे, जरूर एग्रेसिव होंगे, ठीक है। आतंकवादियों के सामने आपको एग्रेशन तो दिखाना ही पड़ेगा। तो एग्रेसिव का मतलब होता है क्या, अच्छा सिनोनिम ने पूछकर यहाँ पर क्या पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया, तो एग्रेसिव यानी एंटोनिम क्या होगा इसका काम, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एग्रेशन दिखाना, एंगर दिखाना, ठीक है, तो एंटोनिम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है यहाँ पर, एमिएबल का क्या पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है। एमिएबल का सिनोनिम आपसे पूछा गया, तो एमिएबल का सिनोनिम क्या होगा, तो एमिएबल मतलब होता है दोस्ताना, ऐसा बंदा जो हर किसी से घुल मिल जाता है, ठीक है, दोस्ताना व्यवहार रखता है, हर किसी से अच्छा बिहेवियर रखता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, ऐसा इंसान क्या कहलाएगा आपका, फ्रेंडली कहलाएगा, ठीक है। आप उसके लिए बोल सकते हो एमिएबल, कॉर्डियल, ठीक है, जेनियल, ये सब सिनोनिम आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार देखो 2020 में एमिएबल पूछा गया, हो सकता है अगला क्या पूछा जाए, कॉर्डियल आपसे पूछा जाए। तो एमिएबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल, जेनियल, ठीक है, और क्या आ सकता है, एमिकेबल, एमिकेबल भी इसका सिनोनिम है। एक सिनोनिम और लिखा देता हूं,
एफेबल, इन सब का और क्या हो सकता है? आप बोल सकते हो सोशिएबल, ये रहा। और क्या बोल सकते हो आप? ग्रीगेरियस आप बोल सकते हो, ठीक है। ये ग्रीगेरियस का मतलब भी सोशिएबल होता है भाई। तो देखो भाई, सिर्फ फ्रेंडली वर्ड के लिए आपके पास कितने वर्ड का कलेक्शन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब का मतलब होता है फ्रेंडली इंसान। तो फ्रेंडली इंसान के लिए क्या आ गया आपका? एमिएबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल, जेनियल, एमिकेबल, एफेबल, सोशिएबल और ग्रीगेरियस, ये आपका आंसर होने वाला। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन का यहाँ पर सीधा सीधा आपको दे दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंडली। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो क्या आंसर होने वाला है? ही हैज बीन डैश इन हिज परफॉर्मेंस थ्रू आउट। वो अपने पूरे परफॉर्मेंस में कैसा रहा? कंड्यूसिव रहा, ठीक है, कॉनोटेटिव रहा, कंसिस्टेंट रहा या कंस्ट्रक्टिव रहा। ठीक है, अब बात आती, देखो यहां पर दो वर्ड आपको आपके सामने हैं। एक तो है क्या? कंड्यूसिव, और दूसरा क्या है? कंस्ट्रक्टिव। तो कंड्यूसिव और कंस्ट्रक्टिव, इन दोनों का मतलब होता है हेल्पफुल। क्या होता है जनाब? हेल्पफुल। तो यहां पर हेल्पफुल होता है, और हेल्पफुल यहां पर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होने वाला था? कंसिस्टेंट। वो अपने पूरे परफॉर्मेंस के दौरान क्या रहा? कंसिस्टेंट रहा। ही हैज बीन कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस थ्रू आउट। ठीक है, वो अपने पूरे परफॉर्मेंस में कैसा रहा? कंसिस्टेंट रहा। तो ये आपका आंसर होने वाला था। ठीक है बेटा, तो देखो चीजें इतनी बहुत बड़ी भी नहीं पूछी जा रही इंग्लिश में, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता ही होना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर बेसिक चीजें आपको क्लियर है तभी आपका काम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए और इतना कंफर्म है कि ग्रामर की एरर तो है ही, आप मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि नो एरर का ऑप्शन आपको दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो अगर आपको नो एरर का ऑप्शन दिया नहीं गया तो आपको एरर छांटनी ही पड़ेगी। देखते हैं यार क्या एरर होने वाला है। देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। द टीचर पनिश्ड हिम, यानी टीचर ने उसको पनिश किया, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया कि ही डजंट नीड टू गिव अ क्लैरिफिकेशन, उसको जरूरत नहीं है क्लैरिफिकेशन देने की। तो आपको क्या नजर आ रहा है यार? अब देखो मेरे को कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मेरे को एक बात समझ आई कि यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेरे को क्या नजर आया? पनिश्ड नजर आया। यानी मेरे को क्या नजर आया? ईडी फॉर्म नजर आई। अगर ईडी फॉर्म तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपको कभी भी ईडी फॉर्म नजर आती है तो कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं होती, वो हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो एक चीज आपको बता दूं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है जनाब? ये होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सब्जेक्ट के बाद पास्ट। अब बात आती है, देखो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ भी बात पास्ट की चल रही है। तो मेरे को इतना तो समझ आ गया कि सेंटेंस किस में बना हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट में बना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में बना है, तो बोलो मेरे देशवासियों, यहाँ पर ये डजंट क्या काम कर रहा था? क्या काम कर रहा था डजंट यहाँ पर? जबकि डू और डज किसकी पहचान होती है जवानों? डू और डज जो पहचान होती है आपकी प्रेजेंट, किसकी पहचान होती है? इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या करना था? ही डजंट कटना था, और क्या आना था? ही के बाद डिडंट आना था भाई। ही तो वैसा ही रहेगा, ही सही था। ही के बाद डज नॉट आकर डिड नॉट आना था, क्योंकि बातें कहाँ की चल रही थी? बातें पास्ट की चल रही थी। क्लियर हो गया होगा आपको? तो आपका आंसर क्या होने वाला था यार यहाँ पे? he need to give a clarification, the teacher punished him and told him that he doesn't। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर आपका डज नॉट की जगह डिडंट आना था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या पूछा गया है? वन वर्ड आपसे पूछा गया है। वन वर्ड किसका पूछा गया है? देखते हैं। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल, कैटल यानी जानवर, ऐसा व्यक्ति जो कैटल्स की देखभाल करता है, यानी ग्वाला आप हिंदी में बोलते हैं, या चराहा, चराहा या चौरा जो भी होता है, चरवाहा। ठीक है, जो जानवरों को चराता है, ग्वाला जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उस ग्वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या गार्डनर बोलेंगे, काउ हर्ड बोलेंगे,
गार्ड बोलेंगे या लैंडलॉर्ड बोलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को ये मैंने कभी नहीं पढ़ा है लेकिन मैं ऑप्शन देके आराम से करने वाला हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है गार्डनर का मतलब गार्डनर तो होगा नहीं, ठीक है, गार्ड होगा नहीं, लैंडलॉर्ड होगा नहीं। आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? दैट इज काउ हर्ड। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होने वाला था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखेंगे भाई। एरर ढूंढनी है यार, और आपका अंडरलाइन पोर्शन था ये, इतना पोर्शन आपका अंडरलाइन था ये। तो बोलेंगे कि इस अंडरलाइन पोर्शन में क्या एरर है। क्वेश्चन है द इंटरव्यूज विल बी हेल्ड बिटवीन 11 AM टू 5 PM। पढ़ने में आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या होता है जब भी देखो बिटवीन, यहां पर मेरे को एक प्रेपोजिशन दिखा, ठीक है, तो बिटवीन के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक प्रेपोजिशन का यूज होता है जो कि क्या होता है? एंड। बिटवीन के साथ क्या लगता है? एंड प्रेपोजिशन लगता है, ठीक है, और बिटवीन के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, बिटवीन के साथ कभी भी टू नहीं लगता है। तो अब बात आती है कि अगर टू, अब देखो हमको तो एरर सिर्फ इतने में देखनी थी, लेकिन टू तो लगा दिया गया। अब मैं करूं क्या? मैं एक काम कर सकता हूं, अगर टू में सेंटेंस को पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई टू में तो एरर ढूंढनी ही नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? टू अगर सही है तो यहाँ पर आपको बिटवीन काटना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा? फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम का पेयर किसके साथ बनता है? फ्रॉम का पेयर बनता है आपका टू के साथ। फ्रॉम का पेयर किसके साथ बनता है? टू के साथ। फ्रॉम, देखो द इंटरव्यूज विल बी हेल्ड फ्रॉम 11 टू 5, ठीक है। तो बिटवीन के साथ कभी भी बेटा ध्यान रखिएगा, बिटवीन के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है। देखते हैं क्या आंसर होने वाला था यहाँ पर। विल बी हेल्ड फ्रॉम यानी इस वाले पार्ट में एरर थी, ठीक है, ये करेक्ट करना था हमको। वो कह रहा है कि भाई बिटवीन की जगह क्या लगाओ? फ्रॉम लगाओ, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सेंटेंसेस सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी गिवन वर्ड का आपसे क्या पूछा गया? सिनोनिम पूछा गया है। वर्ड है इमर्स। इमर्स मतलब क्या होता है? इमर्स का मतलब होता है डूबना या डुबाना, या ठीक है, तो इमर्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर? इमर्स का मतलब सीधा सीधा आपका आंसर था, ठीक है, सबमर्ज करना। भाई क्या आंसर था आपका? सबमर्ज। इसमें कोई ऐसा वर्ड जो आपको ना आता हो? इमीडिएट सभी को पता है, इमोरल आपको पता है, और सबमिशन भी आपको पता है। ये सारे के सारे आंसर आप लोगों को पता होंगे, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी थी, ठीक है। तो सिनोनिम पूछा है इमर्स का, तो इमर्स का आंसर क्या होता है? सबमर्ज होता है भाई, ठीक है, डूबना इसका मतलब होता है। अगला क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। फिर से आपसे क्या पूछा गया है? ईडियम पूछा गया। इस ईडियम का क्या मतलब है? कह रहा ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड एक ईडियम पूछा गया आपसे, इसका मतलब क्या होगा? रेयर साइट, नोबल बर्थ, बैड मूड या वीक पर्सन। तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, नोबल बर्थ यानी शाही खानदान में पैदा होना। एक सिल्वर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, एक तो आपने पढ़ा होगा। एक ईडियम और आता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब होता है शाही व्यक्ति, ठीक है, शाही व्यक्ति यानी जो रईस खानदान में पैदा होता है, उसके लिए भी आप क्या वर्ड यूज करते हैं? ब्लू ब्लड का यूज करेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अगला क्या पूछा गया यहाँ पर? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस चीज के लिए पूछा गया? देखो लैक ऑफ फीलिंग, ठीक है, यानी इसकी बात कर रहा है, उदासीनता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लैक ऑफ फीलिंग्स यानी उदासीनता। जब आप क्या हो? उदासी मतलब उदास हो, दुखी हो, ठीक है, तो लैक ऑफ फीलिंग। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, सिंपैथी, एपैथी, टेलीपैथी या एम्पैथी, ठीक है। तो लैक ऑफ फीलिंग क्या होगा? अब देखो सिंपैथी और एम्पैथी ये तो दोनों सेम है, ठीक है, सिंपैथी और एम्पैथी दोनों सेम है, ये एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं भाई, ठीक है। इनका मतलब होता है कंडोलेंस। क्या होता है इसका मतलब? सिंपैथिक कंडोलेंस, ठीक है। अब देखो एपैथी या टेलीपैथी। अब टेलीपैथी का मतलब क्या होता है? ठीक है, माइंड, टेलीपैथी मतलब होता है माइंड रीडिंग। क्या होता है? टेलीपैथी मींस माइंड रीडिंग, ठीक है।
ये तो माइंड रीडिंग हो। अच्छा, इसका हिंदी मतलब होता है भाई सांत्वना देना किसी को। क्या देना? सांत्वना देना। बहुत सारे भाई एसएससी जीडी में जो है बच्चे हिंदी मीडियम के भी रहते हैं, वो तैयारी करके इंग्लिश का पेपर देते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपको दिक्कत होती है, जहां पर लगता है कि यार ये मुझको हिंदी में लिखना चाहिए, तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में लिखने में कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारा काम है सीखना, हमें दूसरों को दिखाना नहीं है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे कि भाई मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपैथी और एम्पैथी दोनों का मतलब क्या होता है? सांत्वना देना। ठीक है, क्या उदासीनता के लिए सांत्वना आंसर होगा? नहीं होगा। क्या टेलीपैथी यानी माइंड रीडिंग इसका आंसर होगा? नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या बचता है? एपैथी। ठीक है, एपैथी मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग, यानी उदासीनता की बात हो रही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, एंटोनिम पूछा गया। फ्रीवलस का मतलब क्या होता है? फ्रीवलस मतलब होता है तुच्छ इंसान। क्या होता है? तुच्छ इंसान को बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, जिसका कोई ईमान धर्म नहीं होता है उस इंसान को फ्रीवलस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीवलस का एंटोनिम क्या होगा? फ्रीवलस का एंटोनिम क्वाइट वाइज, मतलब ये बेकार, वाइटल इंसान होता है ये अपने आप में। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, जो किसी की जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो आप नॉट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीवलस, वाइटल नहीं यार, ट्रिवियल, ट्रिवियल होगा, वाइटल नहीं। क्या? वाइटल तो इसका एंटोनिम होता है। ठीक है, तो भाई प्रिविलेज कोई बेकार आदमी है, तो बेकार आदमी का एंटोनिम क्या होने वाला है यहाँ पर? वाइज होने वाला है। आइडल मतलब भी क्या होता है? निठल्ला इंसान को आइडल बोलते हैं भाई। जो बंदा कौन होता है? निठल्ला होता है, वो आइडल होता है आपका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया यहाँ पर? आपसे ग्रामेटिकल एरर पूछी गई है। क्या पूछा गया है? ग्रामर की एरर पूछी गई है। फिलिप वॉज टू प्राउड फॉर एक्सटेंडिंग, क्या पूछा है? हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। अब भाई यहाँ पर कह रहा है कि फिलिप जो है बहुत प्राउड फील करता है या कर रहा था, क्या? दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अब भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा है यार, आप किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाना चाहेंगे? ऑप्शन 1 में एरर दी गई है कि भाई किस पार्ट में एरर है? इस वाले पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, इसमें या इसमें? तो फिलिप वॉज टू प्राउड फॉर एक्सटेंडिंग अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, अब एक चीज समझिए, टू का पेयर किसके साथ बनता है? ग्रामर में आपका कंजंक्शन चैप्टर होता है। कंजंक्शन ये कहता है कि भाई अगर आपको किसी सेंटेंस में टू दिख रहा है, तो आगे जाके मेरे को क्या दिखना चाहिए? टू का। तो ये बात आती है कि जैसे आपको पता है ना, सो का पेयर किससे बनता है? सो का पेयर दैट के साथ बनता है। ठीक है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में नो सूनर का पेयर किससे बनता है? नो सूनर का पेयर बनता है देन से। ठीक है, THAN। ऐसे ही टू का पेयर किसके साथ बनता है? टू के साथ बनता है। टू टू। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर देखो, तो यहाँ पर फॉर नहीं आना चाहिए था। टू का पेयर किसके साथ? टू, और आगे जाके वर्ब की क्या फॉर्म आनी चाहिए थी? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या बनना था? टू एक्सटेंड आपका आंसर होना था भाई। क्या होना था? टू एक्सटेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। फिर से यहाँ पर आपसे ग्रामर एरर का क्वेश्चन पूछा गया है। किसका क्वेश्चन पूछा गया? ग्रामर एरर। क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। गो टू द 19th ब्लॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक अ शार्पेस्ट टर्न टू रीच बनीज हाउस ऑन द राइट। अब यहाँ पर एरर आपसे पूछा गया, तो एरर देखो कहां पर थी। यहाँ पर वर्ड लिखा गया शार्पेस्ट। शार्पेस्ट यानी ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री थी। कैसी डिग्री थी? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे होता ना, गुड हो गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ये हो गया बेटर, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और ये होता है बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ कौन सा आर्टिकल लेती है? आर्टिकल द लेती है। द बेस्ट होता है। विराट इज द बेस्ट प्लेयर हम लोग जैसे बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर शार्पेस्ट लिखा गया, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल ए का यूज ना होकर किसका यूज होना था? आर्टिकल द का यूज होना था। द शार्पेस्ट आपका आंसर होने। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी यहाँ पर आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछा गया। फिल इन द ब्लैंक क्या होने वाला है? देखो, द डैश कैन नॉट बी अ पेनिशिया फॉर ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। क्या? द ट्रीटमेंट। अब देखो, कोई भी ट्रीटमेंट क्या नहीं हो सकता? पेनेसिया। ये पेनेसिया वन वर्ड में भी आपसे पूछा जाता है। पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण इलाज।
ठीक है, जो कोई भी ऐसा इलाज जो मतलब कोई भी ऐसी दवा जो हर बीमारी को क्या कर दे, ठीक कर दे, क्योर ऑल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं रामबाण इलाज बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? रामबाण इलाज। ठीक है, ये हो गया पैनेसिया यानी क्योर ऑल यानी रामबाण इलाज। तो कह रहा कि कोई जो ये ट्रीटमेंट है ना, वो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है उसका रामबाण इलाज नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होने वाला था? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होने वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या पूछा गया? ओके, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? एक पैसेज आपसे पूछा गया है। पैसेज में क्या होने वाला है भाई? पैसेज में, सॉरी पैसेज नहीं यार, ये तो क्लोज टेस्ट है। क्या पूछा गया है? क्लोज टेस्ट आपसे पूछा गया है। तो देखो ये वेरी करता है, एसएससी जीडी में किसी किसी शिफ्ट में पैसेज भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा चांसेस रहते हैं किसके? क्लोज टेस्ट के। तो क्लोज टेस्ट के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया। ठीक है, थोड़ा वेरी कर रहा है, लेकिन अभी देखो ये तो 2020 का है, लेकिन आगे जाके हम लोग जब 2022-23 का देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां पर आप वो क्या भी पूछने लगे हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्लोज टेस्ट पूछा गया है, पैसेज बहुत कम पूछा जा रहा है। मोस्टली आप ये मान सकते हो कि 10 शिफ्ट में से आपके कम से कम 2-3 ऐसी शिफ्ट रहती हैं जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? पैसेज पूछा जाएगा, अदरवाइज क्लोज टेस्ट ही आपसे पूछा जाता है। सेंट देखो पढ़ेंगे क्या है आपका क्लोज टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या करी देखो, इन द, अच्छा देखते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड यहाँ पर क्या पूछा गया? क्लोज टेस्ट, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, यानी एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज के कुछ वर्ड्स को डिलीट करके आपको नीचे ऑप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और नीचे जो 4 ऑप्शंस गिवन रहते हैं उसके आपको आंसर ढूंढने हैं कि इनमें से क्या आंसर है। एक बार पूरा का पूरा पैसेज में क्या हो जाते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं, ताकि उसे थोड़ा बहुत हिंट मिले कि यार ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है जी, तो देखो द ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन तो आपको पता ही होगा यार, स्केलेटन आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो देखो भाई द ह्यूमन स्केलेटन इज द डैश फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, जो हमारा, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन है वो हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है, कह रहा है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट, यह शेप और सपोर्ट देता है टू द बॉडी। ठीक है, स्केलेटन आपको पता ही होगा। दूसरा डैश करके पूछा गया, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, यह क्या भी देता है? प्रोटेक्शन देता है। मेक्स ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल भी बनाता है। स्टोर्स मिनरल्स, मिनरल्स को स्टोर करता है। एंड रेगुलेट्स हार्मोन्स, और हार्मोन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। आगे देखते हैं, द स्पाइनल कॉर्ड इज एंड डैश पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का डैश पार्ट है। अभी बाद में गो थ्रू करते हैं, बाद में आंसर चेक करते हैं, लेकिन अभी एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि भाई क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो द स्पाइनल कॉर्ड इज एन डैश पार्ट ऑफ आवर बॉडी। द क्या रिपकेज प्रोटेक्ट्स, ठीक है, आर लंग्स एंड क्या हार्ट। टू इंक्रीज द डैश ऑफ आवर बोन्स वी शुड इंक्लूड क्या? कैल्शियम इन आवर डाइट। ऑल आर डैश ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय दिस स्केलेटन, क्या? स्केलेटल सिस्टम। अब देखो यार ये यहाँ पर किसकी बात हो रही? स्केलेटन, हमारे बॉडी की स्केलेटन की बात हो रही। तो इस स्केलेटन से रिलेटेड क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भाई एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो द ह्यूमन स्केलेटन इज द एक्सटर्नल सुपरफिशियल, सुपरफिशियल तो आपको पता ही है यार, घमंडी इंसान को बोलते हैं। स्केलेटन सुपरफिशियल कैसे हो सकता है? इंटरनल स्केलेटन इंटरनल पार्ट कैसे हो सकता है? मिडिल पार्ट कैसे हो सकता है? आपको पता है जो आपका क्या है स्केलेटन है वो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है सेकेंड पढ़ते हैं क्या कह रहा है आगे। देखो द ह्यूमन स्केलेटन इज द क्या? एक्सटर्नल, द ह्यूमन स्केलेटन इज द क्या? एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट, जो ये हमारी बॉडी को क्या करता है? स्केलेटन शेप और क्या देता है? सपोर्ट देता है टू द बॉडी। डैश इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। अब देखो बिसाइड्स, अनलेस, बिसाइड, ठीक है, बिसाइड का मतलब तो होता है के बगल में, ठीक है,
बाय द साइड ऑफ, के बगल में, ठीक है। ऑल्दो मतलब आपको पता ही है, बिसाइड्स मतलब क्या होता है यहाँ पर, के बावजूद। तो आपका आंसर क्या होने वाला था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका मतलब बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब, सॉरी, बिसाइड्स का, ऑल्दो का मतलब होता है के बावजूद, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू। बिसाइड्स मीन होता है इन एडिशन टू, तो बिसाइड्स इसके अलावा, इट प्रोवाइड इसके अलावा यह प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या बनाता है, ब्लड सेल्स बनाने में सहायता करता है, किस चीज का स्टोर करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है, एंड मिनरल्स, और रेगुलेट हार्मोन्स, और हार्मोन्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। आगे देखते हैं, द स्पाइनल कॉर्ड इज एन, थर्ड में आते हैं भाई, क्या कर रहा है, द स्पाइनल कॉर्ड इज एन इंपॉर्टेंट, या इटरनल, या अलर्ट, या इनसिग्निफिकेंट। तो भाई स्पाइनल कॉर्ड इटरनल तो होगा नहीं, अलर्ट होगा नहीं, इनसिग्निफिकेंट होगा नहीं, क्या होगा, आसान दिया यार, क्लोज टेस्ट। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी है, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोटेक्ट्स आर लंग्स एंड हार्ट टू इंक्रीज द क्या इंक्रीज करने में, वैल्यू ऑफ आर बोन्स, इंक्रीज, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ आर बोन, स्ट्रेंथ ऑफ आर बोन, या एबिलिटी ऑफ आर बोन्स। तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ आर बोन्स होना था। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या होने वाला है, ठीक है। वी शुड, आगे क्या लिखा है, वी शुड इंक्लूड कैल्शियम इन आर डाइट। वो कह रहा है कि हमको अपनी डाइट में कैल्शियम को इंक्लूड करना चाहिए। ऑल आर क्या, डैश ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय दिस स्केलेटल सिस्टम। ऑल आर फंडामेंटल ऑर्गन्स, सीक्रेट ऑर्गन्स, सेकेंडरी ऑर्गन्स, या वाइटल। तो देखो, फंडामेंटल होगा नहीं, सीक्रेट होगा नहीं, सेकेंडरी होगा नहीं, वाइटल होगा। और वाइटल का मतलब क्या होता है आपका, इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है जी, इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स यहाँ पर हो। तो ये था भाई हमारा एसएससी जीडी का 2020 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट डे आपका करने वाले हैं 2021 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी पढ़ाई को तैयार रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन, आपके डेज और आपकी तैयारी शुभ हो।